दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। क्या वजह है कि जहां भी आतंकी पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही होते हैं? क्या वजह है कि वो उर्दू अरबी नाम वाले ही होते हैं? क्या वजह है कि सारे आतंकियों का एक ही मजहब होता है? तो भाई साहब, इस तरह की सोच जो लोग रखते हैं ना, उन्हें आज के वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अक्सर अपने एपिसोड में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जब दुनिया भर के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना हो, उनको कमजोर करना हो, उनकी हुकूमतों को तबाह करना हो, वहां खुद का कब्जा जमाना हो, तब पश्चिमी देश किस तरह के तमाशे करते हैं और पश्चिमी देश जो हैं वो किस तरीके से उर्दू नाम वाले, अरबी नाम वाले लोगों को खड़ा करते हैं, दाढ़ी रख रख के खड़ा करते हैं। अब तो दाढ़ी तो तमाम गैर मुस्लिम भी रखने लगे हैं, इसी शौक में लिबास भी अपनाने लगे हैं, गोश्त भी नोच नोच के खाने लगे हैं जो पक्के शाकाहारी हुआ करते थे। लेकिन क्या लिबास से, चेहरे से, दाढ़ी से, मूंछ से क्या आप उसके मजहब का अंदाजा लगा सकते हैं? मुसलमानों को सबसे ज्यादा बदनामी अल-कायदा की वजह से हुई। मुसलमानों को सबसे ज्यादा बदनामी अगर किसी के जरिए हुई तो आईएसआईएस के जरिए हुई। ये वो संगठन है जिनको माना जाता है कि विदेशों से फंडिंग होती है और पश्चिमी देश इनको फंडिंग करते हैं। ऐसे बहुत से आरोप लगते रहे हैं और कई मामलों में खुलकर देखा भी गया है। स्थापना करने वालों पर भी इस बात का इल्जाम लगता रहता है कि भाई साहब, ये तो अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन हैं जो टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल पाती। डायलॉग और तमाशेबाजी के जरिए जब उनको कामयाबी नहीं मिलती, तब अलग अलग देशों में आतंकी संगठन खड़े किए जाते हैं, उनके हाथों में हथियार थमाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, बाकायदा हाई स्किल ट्रेनिंग की जाती है। और उसके बाद फिर जिस इलाके में कब्जा करना होता है, जहां अमेरिका, इजराइल और यूरोप अपनी सेना भेजकर कब्जा नहीं कर सकता, उस इलाके पर कब्जा करने के लिए उन आतंकी संगठनों को खड़ा कर दिया जाता है जिनके जरिए कब्जा करना आसान होता है। एक तो किसी दूसरे देश का नाम भी नहीं आएगा, दूसरा ये कि हम छाती ठोक कर कह सकेंगे कि भाई देखो, फला संगठन को हमने आतंकी घोषित किया, उस आतंकी संगठन ने इतने लोगों की हत्याएं की, इतने घरों को तबाह किया और हम उनको मिटाने के लिए जाएंगे। लेकिन मिटाने के लिए वो आतंकियों को जाते हैं और मिटाते किसको हैं? आम लोगों को। और कुछ ऐसा ही अब नजारा सीरिया में देखने को मिल रहा है। जब इजराइल और अमेरिका को लेबनान में बुरी तरीके से शिकस्त हाथ लगी, जब उन्हें गाजा में कामयाबी मिल नहीं रही है, हमास को मार नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने उन तमाम प्रॉक्सीज ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना शुरू कर दिया है जो 40-45 हजार से ज्यादा मुसलमान फलस्तीनियों के मारे जाने के बाद भी वो खड़ा नहीं हुए। अब वो सीरिया में बशार उल असद की हुकूमत को गिराने के लिए खड़े हो गए हैं और उन लोगों ने सीरिया के दो बड़े शहर, मुल्क शाम, जिसको उर्दू अरबी में कहा जाता है मुल्क शाम, उस शाम के दो बड़े शहर अलेप्पो और इदलिब, इन दोनों शहरों पर कब्जा कर लिया है। और ज्यादातर शहरों पर कब्जा करने का मायना यह है कि उनके ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया, और जब कब्जा कर लिया तब अब रूस निकलकर सामने आया। पर रूस ने जिस तरीके से बमबारी की, माना जाता है कि उसमें 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। यह भी माना जा रहा है कि उसमें 1000 करीब में लोग मारे गए, आतंकी मारे गए। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों को फिलहाल खूब मजे मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग फिर से शुरू हो गई होगी, या उनके आकाओं ने, जो पश्चिमी देश उनके आकाओं ने हैं, उन्होंने इशारा कर दिया होगा कि भाई देखो, इजरायली सेना तो कुछ कर नहीं पा रही है, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो नहीं सकता, हुकूमतें भी बदल रही हैं, उधर यूक्रेन पिट रहा है रूस के हाथों, और जो अमेरिका का प्रॉक्सी यूक्रेन है वो भी सरेंडर की मुद्रा में है, ज़ेलेंस्की भी सरेंडर की मुद्रा में है। तो आखिर पश्चिमी देशों की जीत हुई तो कहां हुई? तो जनाब, उसी हार को, अपनी हार और शर्मनाक हार को, शिकस्त को जीत में तब्दील करने के लिए
आ गए हैं उनके ISIS, अलकायदा और दुनिया भर के जो कीड़े मकोड़े की तरह बनाए गए उनके संगठन हैं, प्रॉक्सीज जिनको कहा जाता है, US प्रॉक्सीज, वेस्टर्न प्रॉक्सीज, वो आ गए हैं। और उनका मकसद एक ही है कि जिन जगहों पे हम कायदे से कब्जा ना कर सके उन जगहों पर फिर से कब्जा करें। और बाकी पश्चिमी मीडिया दिखाएगी कि भाई साहब ये तो शिया सुन्नियों के बीच की जंग है, शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, देखो अलकायदा सुन्नी है, ISIS सुन्नी है, और वो सीरिया में बशर अल असद की शिया हुकूमत को गिराने के लिए बिल्कुल आतुर हो चुका है, लड़ाका है, मार रहा है, ये तमाम लोगों को सीरिया के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, और इसे शिया और सुन्नी बनाम जंग दिखाया जा रहा है। अलकायदा का एक संगठन है अल नुसरा फ्रंट, पहले उसका नाम एक तरह से कहिए कि अलकायदा ही है, उसी की एक शाख निकल गई सीरिया में, उसका नाम रखा गया अल नुसरा फ्रंट। अल नुसरा फ्रंट 2011 से लेकर के लगातार सीरिया में एक्टिव है और वो बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ जो है जंग लड़ रहा है, लगातार जंग लड़ रहा है, बगावत किया हुआ। ये इनको पश्चिमी मीडिया इनको सीधे तौर पर आतंकवादी नहीं कहती, क्योंकि पश्चिम के जरिए ही, पश्चिम के आकाओं के जरिए खड़ा किया गया, तो कैसे आतंकवादी कहते हैं। तो अल नुसरा फ्रंट ने अब अपना नाम बदल लिया है, उसने नाम रख दिया है हयात तहरीर अल शाम है। इसने अलेप्पो और इदलिब इलाका जो सीरिया का है उस पर अचानक से कब्जा कर लिया। घटनाक्रम देखिए, एक तरफ लेबनान के साथ इजराइल की सीज फायर डील होती है और ठीक उसके बाद सीरिया के अलग अलग फ्रंट पर, अलग अलग मोर्चे पर यही अलकायदा का ये हयात तहरीक अल शाम ये एक्टिव हो गया। इसके साथ कई विद्रोही गुट, जिनको कहा जा रहा है बहुत बड़े विद्रोही गुट हैं, क्या तो हुकूमत से नाराज हैं, बशर अल असद की हुकूमत इस्लामिक नहीं है, उसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वो शिया हुकूमत है, और ये तमाम आतंकी संगठन जो हैं ये सुन्नी इस्लाम के हैं। तो भाई साहब, अगर ये तमाम संगठन सुन्नी इस्लाम के हैं तो मुझे बताइए, कोई तो दुनिया में ये बतावे कि ये जो फलस्तीन में जो मारे गए हैं ये कौन थे। ये तो शुद्ध विशुद्ध बिल्कुल प्योर सुन्नी ही थे ना। अभी भी जो मारे जा रहे हैं तमाम सुन्नी ही है ना। हमास कौन है? ये तो सुन्नी ही है ना। अल कसाम ब्रिगेड तमाम सुन्नी है। लेकिन जंग जब ये पहचान बचाने की जंग थी, और जब अपनी पहचान बचाने वाली जंग के लिए उसका साथ देने के लिए हिजबुल्लाह खड़ा होता है, तो हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह तो शिया तहरीक है। ईरान कौन है? ईरान भी तो शिया कंट्री है। तो मुसलमानों के बीच में जो ये दो नजरियात हैं, शिया और सुन्नी, इनको मीडिया इतनी बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, लग रहा भाई साहब इतने बड़े कट्टर दुश्मन है कि एक जगह खड़े नहीं हो सकते। और हकीकत से बिल्कुल जुदा मामलात पेश किए जाते हैं। दुनिया इसे शिया और सुन्नी के तौर पर देख रही है, यह गलत है। यह मामला शिया और सुन्नी का नहीं है। यह मामला उस हुकूमत का है जो अमेरिका की पपेट नहीं है, अमेरिका की कठपुतली नहीं है। सबको मालूम है कि अरब में जितने बड़े बड़े कंट्री हैं वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका के वो लाडले हैं। क्यों लाडले हैं? क्योंकि जो उनके बादशाह बैठे हुए हैं ना, हुकूमतों में जो बादशाह बैठे हुए हैं वो अमेरिका के नूरे नजर हैं। बाइडेन के हों, ट्रंप के हों, जॉर्ज बुश के हों, क्लिंटन के हों, किसी के भी हों, सब पश्चिमी देशों के हाथ की कठपुतली माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इजराइल को बनाने वाले भी वही हैं, अमेरिकन्स हैं, वेस्टर्न्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, फ्रांसीसी हैं, जिन लोगों ने इजराइल को बनाया, इजराइल को बनाने में मदद की, फलस्तीन को तोड़ने में मदद की, उसको काट छाट कर फलस्तीन को तोड़कर वहां इजराइल बनाने में मदद की। उन्हीं लोगों ने खिलाफत उस्मानिया जो तुर्क सल्तनत थी उसको तोड़ करके अरब देशों को बनाया। कई देशों को बनाया, जो बड़े बड़े देश दिख रहे हैं भाई साहब, 57 देश दिख रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम अरब के जो रीजन के देश हैं वो ज्यादातर कभी खिलाफत उस्मानिया के एक कंट्री, एक बैनर के नीचे हुआ करते थे।
लेकिन सबको तोड़ तोड़ करके उनको आज अरब देश में बना दिया गया और उन अरब देशों पर बादशाहों को खड़ा कर दिया गया, बैठा दिया गया, लो भैया राज करो। डेमोक्रेसी नहीं होगी वहां पे। डेमोक्रेसी होगी तो लोग अपना नेता चुन लेंगे, और अपना नेता चुन लेंगे तो अमेरिका का उसमें दखल कहां से रहेगा। और कुछ इलाकों में अगर डेमोक्रेसी आ भी गई अरब क्रांति के नाम पे, सो कॉल्ड अरब क्रांति, अगर वो अरब क्रांति के नाम पे अगर वहां हुकूमतें बदल गई, बादशाहत निजाम खत्म हो गया और वहां अगर डेमोक्रेसी आई है, तो आज देख लीजिए उन इलाकों में कितने लोग चैन की सांस ले सकते हैं। हर जगह पपेट हुकूमतें बैठाई गई हैं। जॉर्डन खुश है? शायद नहीं। अरब का ही देश है। जॉर्डन के किंग कौन है? किंग अब्दुल्ला सेकंड। इनके अब्बा भी बहुत बड़े वाले अमेरिका के पसंद करने वाले चुने गए बादशाह थे, उनके जरिए बैठाए गए बादशाह थे। हुकूमतें नस्लें पूरी चली आ रही हैं और बादशाहत का जो निजाम वहां कायम है, ये तमाम के तमाम किसका साथ दे रहे हैं? वो जग जाहिर है फलस्तीन अकेले इसलिए पड़ा क्योंकि जिनको उन मामलों में दखल देना चाहिए था, वो सब के सब अमेरिका और पश्चिमी देशों के बढ़ाए गए पिट्ठू हैं, पपेट हैं, गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर टाइप के हैं। जो आका की तरफ से ऑर्डर आएगा उसे फॉलो करेंगे, और यही काम हो रहा है। और सीरिया की हुकूमत को गिराने की पुरजोर कोशिश हो रही कि भाई कैसे भी करके इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए, क्योंकि वहां अमेरिका के पसंद वाली हुकूमत नहीं है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके भी पीछे कहा था अमेरिका की कोशिश थी। पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे भी खुलकर आरोप लगे। इमरान खान ने आरोप लगाए कि अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया है, अमेरिका ने उनकी सरकार गिरा करके उनके अपोजिट को बैठा दिया। हर जगह उसी तरह से कामयाबी मिल नहीं पा रही है सीरिया में। तो सीरिया में जो हयात तहरीर अल शाम है, इसने जिस तरह के उत्पात मचाए हैं, इसने सीरियाई सेना जो वहां की गवर्नमेंट की सेना है उन पर हमला किया, उनका कत्ल गारत किया, उनके सिर को कलम किया, उसके वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और ये बिल्कुल आईएसआईएस के तर्ज पे हो रहा है। मैं तो नहीं समझता कि आईएसआईएस और अलकायदा कोई अलग अलग संगठन है। मुझे तो दोनों एक ही कैटेगरी के लोग लगते हैं। चाहे 9/11 की घटना करने वाला अलकायदा हो, चाहे वो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने वाला, सीरिया इराक में बिल्कुल तबाही मचाने वाला, लाखों मुसलमानों का कत्ल गारत करने वाला आईएसआईएस हो, ये सब के सब मुझे एक ही कैटेगरी में नजर आते हैं। क्योंकि इन लोगों ने तमाम मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, तमाम मुसलमानों का कत्ल करने के लिए, तमाम मुसलमानों की ताकत को कोलैप्स करने का ठेका ले रखा है। और उस ठेके को ठेका देने वाला कहां कोई और नहीं है, वो तमाम के तमाम ठेकेदार वही अमेरिका हैं, वही पश्चिमी देश हैं, और वो इनको ठेका दे रहे हैं। और उन्हीं ठेकों के दम पर उनके जरिए खड़ा किए गए आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, ये तमाम के तमाम मुसलमानों को मार रहे हैं, उनकी ताकत को कमजोर कर रहे हैं, चाहे सोशल ताकत हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल पावर हो। बशार अल असद की जो हुकूमत है तो मुसलमान की हुकूमत। बशर की हुकूमत को गिराने के लिए सारी चीजें 2011 से हो रही है। 2016 में तो हालात ऐसे हो कि लगा कि बस हुकूमत गिर गई। उस वक्त लेबनान का हिजबुल्ला और ईरान दोनों मिलकर सामने आया, खुल करके इन लोगों ने सीरिया की हुकूमत का समर्थन किया और आतंकियों से लड़ करके बशर अल असद को बचाया और उनकी हुकूमत को गिरने से बचाया। और दुश्मनों के हाथ में जो इलाके चले गए थे उनको छीन छीन कर वापस लेना शुरू किया। लेकिन अभी भी वो साइलेंट मूड में थे, जो दुश्मन उस वक्त हार चुके थे। अब उनको दोबारा इशारा हुआ उनके आकाओं की तरफ से, वो आका फिर से खड़े हो गए और उसे शिया बनाम सुन्नी का नाम देकर लेबादा उड़ा करके मुस्लिम हुक्मरानों की मुस्लिम हुकूमतों को गिराने की अच्छे तरह से कोशिश हो रही है। पर अफसोस इसमें तुर्की का नाम सामने आया। यह भी सुनने में आया, खुलकर के सामने आ गया कि तुर्की भी इन संगठनों को सपोर्ट कर रहा है। ये वो तुर्की है
जो एक ढेला, एक चवन्नी न दिया होगा गाजा के लोगों को, फलस्तीन के लोगों को, गाजा में मारे जा रहे मासूमों को, जिसने पानी का एक घूंट ना दिया हो, खाने का निवाला ना दिया हो, या दुश्मनों से लड़ने के लिए एक गोली ना दी हो, वो बशर अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए जो अपने आप को बागी कह रहे, रेबल्स कह रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है, हथियारों से सपोर्ट कर रहा है। ये कितने शर्म की बात है कि तुर्की अपने आप को सुन्नी इस्लाम का बहुत बड़ा मरकज कहता है, लेकिन रमजान को छोड़कर साल के 11 महीने शराबनोशी होती है, वहां शराब के अड्डे चलते हैं, कैसीनो बार चलते हैं। इस्लाम का बहुत बड़ा मरकज है तुर्की। खिलाफत उस्मानिया के सबसे बड़े जो पहरेदार अपने आप को बनते हैं, खादिम अपने आप को बनते हैं, वहां के रजब तैयब अर्दोगान, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रह गए। एक मदद नहीं भेजी, एक मदद नहीं भेजी हमास के लिए, एक मदद नहीं भेजी हिजबुल्लाह के लिए। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे, लेकिन कुछ नहीं किए, जबकि पीठ पीछे ये इजराइल का साथ दे रहे हैं। इजराइल के साथ इनकी ट्रेड चल रही है। इजराइल के फाइटर जेट में जो चलने वाला ऑयल होता है, वो ऑयल भी इजराइल को मिलता रहा है। तुर्की के भीतर इन हरकतों को देखकर विद्रोह भी होता है, विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन सबको दबा दिया जाता है, जाहिर सी बात है। और तुर्की के अच्छे रिलेशन अमेरिका के साथ भी हैं, और तुर्की नाटो का एलाई भी है। तो नाटो का एक देश, उस पर कितना यकीन किया जा सकता है कि वो दूसरों का साथ देगा? उस पर कितना यकीन किया जा सकता है कि वो गाजा के लिए, लेबनान के लिए वो नाटो का मुखालिफत करेगा, नाटो के विरोध में चला जाएगा? नहीं साहब, ये तमाम बातें बकवास लगती है। हालत ये हो गई है कि सीरिया की सेना को वहां से कदम पीछे हटाने पड़े, और जब इन हालात को देखा रूस ने, और रूस से सपोर्ट मांगेगा, तो रूस ने अपने फाइटर जेट भेजना शुरू किए, और अलेप्पो, इदलिब के कई इलाकों पर उसने जमकर बमबारी की। और जब जमकर बमबारी की तो कई आतंकी, सो कॉल्ड विरोधी, विद्रोही वो मारे गए। पर याद रखिए, ये वही सीरिया है जहां शांति कायम करने के नाम पर 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया खामोश रही, बिल्कुल खामोश रही। शांति कायम करने के नाम पे 5 लाख से ज्यादा बेगुनाह, बेकसूर मुसलमानों को मार दिया गया। और ये वही शांति फिर से कायम की जा रही है। और इस शांति में, सो कॉल्ड शांति में, सबसे बड़ा योगदान दे कौन रहा है? यही नाम नेहाद सुन्नी इस्लाम वाले संगठन। और ये सुन्नी इस्लाम वाले संगठन इजराइल के खिलाफ आंखें लाल नहीं करते। इजराइल, अमेरिका की जो मदद आ रही है, इजराइल को जो मदद मिल रही है, उसके खिलाफ एक आवाज नहीं बुलंद करते, एक रॉकेट नहीं फायर करते, एक मिसाइल नहीं दागते। लेकिन बशर अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए इनके पास भारी भरकम हथियार भी आ गए, इनके पास रॉकेट भी आ गए, इनके पास लाइट मशीन गन्स भी आ गए, इनके पास जो है वो ड्रोन्स भी आ गए। तो ड्रोन तो भाई अर्दोगान साहब दे देंगे, और बड़े बड़े जो हथियार हैं वो इजराइल दे देगा। ईरान खुलकर के बोल रहा है कि इजराइल और अमेरिका वही जंग करा रहा है सीरिया के भीतर, और वहां विद्रोह के नाम पर जंग लगी हुई है। और ये जंग तब शुरू होती है जब अमेरिका इजराइल को मिडिल ईस्ट में हार मिलती है, हमास के जरिए और हिजबुल्लाह के जरिए। कोई कामयाबी मिल नहीं रही है, तो अब यही सो कॉल्ड संगठन आगे आगे बढ़ेंगे, उन इलाकों पर कब्जा करेंगे जहां इनको कामयाबी नहीं मिली। कहां कहां ये कब्जा करेंगे? ये जॉर्डन में भी कब्जा कर लेंगे धीरे धीरे। ये पड़ोस में लेबनान है, लेबनान पर भी ये कब्जा करेंगे, और मौका मिली तो आगे बढ़ के और भी कुछ कब्जा कर, लेकिन इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आहा, इजराइल का रोआ भी टेढ़ा नहीं कर पाए, और ना ये करेंगे, क्योंकि कोई भी अपने आका के खिलाफ बगावत नहीं करता, हथियार नहीं उठाता। तो आका लोग
मजे में हैं, खुश हैं। सीरिया में जो विद्रोही संगठन है उनको तुर्की का समर्थन हासिल है और यही बहुत चौंकाने वाली बात है। अल नुसरा फ्रंट ने अपना नाम रख करके हयात तहरीक अल शाम तो रख लिया, लेकिन कैसे भूला जाए कि ये तो अल कायदा ही है, नाम चाहे कुछ भी रख ले। मीडिया ये बता रही है, इजरायली मीडिया बता रही है, पश्चिमी मीडिया बता रही है कि सीरिया में जो वहां के विद्रोही गुट हैं, याद रखें उनको विद्रोही गुट कहा जा रहा है, उनको आतंकी नहीं कहा जा रहा है। एसटीसी हो गए, विद्रोही गुट हो गए, वो तमाम मिलकर के सीरियाई सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। वो 2 शहरों पर कब्जा कर चुके हैं, ऐसा पश्चिमी मीडिया के जरिए दावा किया जा रहा है, खुद इजरायली मीडिया के जरिए भी दावा किया जा रहा है। लेकिन सीरियाई जो सेना है, सीरियन आर्मी, उसके तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम दोबारा अपने पुराने इलाकों को हासिल कर रहे हैं और उन इलाकों को हासिल कर रहे हैं और हासिल जल्द से जल्द कर लेंगे। हालांकि 2020 में रूस और तुर्की के बीच में समझौता हुआ, तब से थोड़ा सा शांति वहां पर कायम हुआ, वरना गोला बारूद रोजाना बरस रहे थे, कभी तुर्की की तरफ से, कभी रशिया की तरफ से। सीरिया की सरकारी जो टीवी है उसका कहना है कि 3 दिनों में हयात तहरीक अल शाम के साथ सीरियाई सेना के मुठभेड़ में तकरीबन 1000 से ज्यादा अब तक आतंकी मारे जा चुके हैं और 3 दिनों से लगातार ये कांड चल रहा है। अल मायदीन, अरब का चूंकि जाना माना मीडिया हाउस है, अल मायदीन ने अपनी खबर बताया है कि सीरिया, मतलब कि सीरिया और रूस, यानी सीरिया की सेना और रशियन फाइटर जेट, दोनों की फाइटर जेट ने मिलकर के इदलिब पर बमबारी की है। इदलिब के उन इलाकों पर बमबारी की है जहां ये आतंकी संगठनों ने कब्जा कर लिया। जिन इलाकों पर, बहुत से गांवों पर कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि 40 से ज्यादा गांव जो है इस वक्त ना, वो इन्हीं आतंकी संगठनों के कंट्रोल में है। वहां पर जब हवाई हमला हुआ तो उत्तर का हमा इलाका, उसके कई शहरों पर दोबारा सीरियाई जो सेना है उसका कंट्रोल होना शुरू हो गया, उन्होंने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। और ये तमाम अल मायदीन के रिपोर्टर्स के जरिए, यानी अल मायदीन के जरिए बताया गया है। अल मायदीन ने यह भी बताया है कि रूस और सीरिया ने मिलकर तकरीबन 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। चूंकि बमबारी हुई है, एयर स्ट्राइक हुई, अच्छे से मार के मौत के घाट उतार दिया। हयात तहरीक अल शाम और इसके साथ जो भाड़े के सैनिक हैं, याद रखिए भाड़े के सैनिक भी वहां पे आए हुए हैं, तो इनको नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। तमाम भाड़े के सैनिक हैं और इन लोगों के पास बहुत कुछ है, बड़े बड़े हथियार हैं, ड्रोन्स हैं। अलेप्पो और इदलिब में इन लोगों ने कई मोर्चों पर हमला कर दिया था इसी 1 हफ्ते के अंदर में ही, जब से ये सीज फायर डील हुई। और हमला करने के बाद कब्जा कर लिया था, कई मोर्चों पर इन लोगों ने हमला किया। और अब जो है वो तमाम चीजें, तमाम कंट्रोल अब सीरिया की सेना के कंट्रोल में धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो दुनिया जो ये दिखाती है कि शिया सुन्नी, भाई साहब ये शिया सुन्नी लड़ाई क्या है? क्या है शिया सुन्नी? दोनों एक ही अल्लाह को मानते हैं। एक नजरियात है, एक नजरिया है कि हम फलां को अपना लीडर मानते हैं, आप फलां को अपना लीडर मानते हैं, बस यही फर्क है शिया सुन्नी में। और क्या फर्क है? रोजा नमाज शिया भी करते हैं, सुन्नी भी रोजा नमाज करते हैं। जो शरीयत शिया के ऊपर लागू है वही शरीयत सुन्नी के ऊपर भी लागू है। तो सीधे ये कहो ना कि मुसलमान हैं और मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमान हुकूमतों को गिराने के लिए और मुसलमानों की जड़ें कमजोर करने के लिए, खोखली करने के लिए सुन्नी नाम का एक हवा खड़ा किया गया है, जो सुन्नियों को भी मार रहे हैं, शिया के नाम पर शियाओं को भी मार रहे हैं। जो 5 लाख सीरिया में अब तक मारे जा चुके हैं, अमेरिका ने जो शांति के नाम पे जिनको मारा, ISIS ने जिनको मारा, इराक में जिन बड़े बड़े इलाकों पर, सीरिया में जिन बड़े बड़े इलाकों में बुजुर्गों की दरगाहें गिरा दी गई, बड़ी बड़ी मस्जिदें गिरा दी गई, तबाह कर दी गई ISIS के जरिए, वो किसकी थी? शिया की थी। जिनको रोड चौराहों पर खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया, बम से उड़ा दिया गया, जिंदा जलाकर मार दिया गया, उनके सिर कलम कर दिए गए, क्या शिया थे? सिर्फ सुन्नी थे जनाब।
और उनके जरिए यही कहा गया ये खारिज इस्लाम है, खारिज हैं, ये काफिर हैं, मारो इनको। उन्होंने मारना शुरू कर दिया, लेकिन मरने वाले मुसलमान थे। और मारने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे, मुसलमान बिल्कुल नहीं थे। वो तमाम कौन थे? वही प्रोपेगेंडा जो वर्दी चढ़ा लें तो यूक्रेनी सैनिक बन जाएं, जो वर्दी चढ़ा लें तो अमेरिकन सैनिक बन जाएं, जो वर्दी चढ़ा लें तो इजरायली सैनिक बन जाएंगे। क्या अरबी बोलने वाले मुसलमान ही हैं सिर्फ? क्या मिडिल ईस्ट में सिर्फ मुसलमान है? मादरे टंग क्या सिर्फ मुसलमानों की अरबी है? नहीं साहब, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। जो ईसाई क्रिश्चियंस नहीं है उनकी भी अरबी टंग। तो अरबी जबान के हिसाब से दुनिया में बदनाम करने के लिए तो इतना काफी है, मीडिया है ही बदनाम करने के लिए। मीडिया बदनाम कर देगी। 9/11 के बाद जिस तरह से पूरे दुनिया में मुसलमानों की नस्ल कशी की गई, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बहिष्कार किया गया, मुसलमानों को एक टोपी वाले आतंकी के तौर पर हर जगह फिल्माया गया। फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल से लेकर के धारावाहिक से लेकर के हर जगह। बॉलीवुड की फिल्मों में तो आपको अक्सर दिखेगा। आतंकी कौन है? तो एक कैफिया गमछा डाला हुआ है, सफेद रंग का, चितकबरे वाला, अलग अलग फलस्तीनी कैफिया जैसा, सर पर टोपी लगाया हुआ, आतंकी है ये। मतलब आतंकी तो मुसलमान है। हर जगह दिखाया गया, हर तरह से फिल्मों में मुसलमानों को ग्लोरीफाई किया गया, उनका चरित्र हनन किया गया, मुसलमानों को बदनाम किया गया। ये नहीं कोई बता रहा कि जिन सो कॉल्ड मुस्लिम आतंकियों ने मारा जिनको, वो मुसलमान थे कि नहीं। मारा तो टोटल मुसलमानों को मारा, इक्का दुक्का गैर मुसलमानों को दिखावे के नाम पर मारा। लेकिन 99.9% अगर किसी को मारा तो मुसलमान को मारा, चाहे आप उसे शिया मुसलमान कह लो, चाहे सुन्नी मुसलमान कह लो। और ये आतंकियों की जो विचारधारा है, ये विचारधारा जहां से निकल करके आती है, आपको अंदाजा नहीं होगा कि उस विचारधारा ने मुसलमानों को कितना ज़हनी तौर पर कितना टॉर्चर किया, किस हद तक उनको परेशान किया। और इस विचारधारा को आप सब लोग समझ रहे हैं। अगर बहैसियत आप मुसलमान तो आप समझ लें कि वो विचारधारा कौन सी है। उसने अपने आप को मुसलमान कहना शुरू किया और जितने मुसलमान थे सब उसकी नजर में काफिर थे और सबको कत्ल करने का फरमान जारी वो कर रहा था। सोचिए कि आतंकी संगठन मुसलमानों को काफिर घोषित करते हैं और फिर उनका कत्ल करना वाजिब करार देते हैं। मतलब कत्ल कर दो, आप बड़े सवाब कमा लोगे। 40-45 हजार ऑफिशियली जो डेटा फलस्तीनी हैं जो गाजा में मारे गए हैं, उनको क्या कहा जाए? मुसलमान नहीं थे वो। उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। उनको बचाने के लिए हिजबुल्लाह आता है, शिया। उनको बचाने के लिए कौन आता है? ईरान, शिया आता है। जिस वक्त इस्माइल हानिया हमास के चीफ थे, सुन्नी थे, उनको सपोर्ट करने वाला कौन? हमास को ईरान खुलकर सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने वाला कौन? हिजबुल्लाह, शिया, वो भी सपोर्ट करता है। तो शिया सुन्नी आप कहां देख रहे थे? यहां तो वजूद की लड़ाई चल रही है और इसे दुनिया शिया सुन्नी के नाम पर पेश करे। मैंने बहुत से खबरों को देखा, बहुत से वीडियोस को देखा, बहुत से राइटर्स शिया सुन्नी के तौर पर पेश कर रहे हैं। बड़े बड़े सेक्युलर जिनको पत्रकार कहा जाता है, मैं उनकी 2 दिन 3 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं। चूंकि मैं बीमार था, पत्नी को मैंने बुलाया, भाई जल्दी आओ, मैं खुद नागा जा रहा हूं, तो आओ। तब अब वो आ रही है, मतलब आ गई है वो। तो मुझे भी थोड़ा सा लिखने पढ़ने का मौका मिल गया। जब मुझे लिखने का मौका मिल गया, खुद का टाइम मिल गया, तो मैं टाइम्स मेल के लिए अच्छे से कंटेंट लिख सकता हूँ। और अगर मैं लिख सकता हूँ तो मिश्रा जी को भी आप देख सकते हैं। मिश्रा जी भी जल्द आ जाएंगी, 2-3 दिन में वो आपको नजर आ जाएंगी। तो तमाम लोगों के मैंने वीडियोस देखे और इस वीडियोस को देखकर मुझे दुख हुआ कि जिनको इस्लाम का ABCD ना पता हो, मुसलमानों में शिया और सुन्नी का
फसाद निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं। यार कहाँ कहाँ से खोज रहे हो भाई साहब, मुझे तो समझ में नहीं आता। इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हो शिया सुन्नी। यहां कौन सा सवर्ण और दलित का मामला आ गया जिसको इस तरह से पेश किया जा रहा है? अछूत टाइप का शिया सुन्नी दिखा रहे हैं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में याद आया कि भाई साहब, दुनिया में जो वर्ल्ड पावर है, उंगलियों पर दुनिया को नचाने वाली है, वो कुछ न कुछ बहाना देकर के ही तो दुनिया को अपनी उंगली पर नचाती है। तो उनके लिए शिया सुन्नी बहुत है, तो शिया सुन्नी के नाम पर वो नचा रहे हैं सबको। तो ये बात आपके सामने वाज़ेह करनी जरूरी थी कि शिया और सुन्नी वाले लफड़े के नाम पर आप इस झमेले में ना पड़े। ये बहुत तामझाम वाला मामला है और इसमें कुछ है नहीं सिवाय पश्चिमी एजेंडे के, पश्चिमी प्रोपेगेंडा का, अमेरिका इजराइल के बेनिफिट का। इसमें कुछ रह नहीं गया है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आतंकी संगठन, मुस्लिम संगठन, सुन्नी आतंकी संगठन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मीडिया में हो रहा है। और जहां हो रहा है आप उनको मत देखिए, विरोध करिए। और जो सेकुलर पत्रकार अपने आप को बन रहे हैं ना, वो सुन्नी शिया इस्लाम और सुन्नी आतंकी और शिया आतंकी, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, शिया सुन्नी दिखा रहे हैं, आप उनके चैनलों का बाइकाट करिए ना। आप उनकी हिस्ट्री देखिए। कल तक वो हमास और हिजबुल्लाह को भी आतंकी कह रहे थे, लेकिन जब मुसलमानों की तरफ से भर भर के झोली व्यूअर्स आने लगे ना, तब उन लोगों ने अपनी जबान में थोड़ी सी तब्दीली ला दी। लेकिन जिसके जबान पे, जिसके पेट में, जिसके शरीर में खून की जगह पे जहर दौड़ रहा हो ना, वो मौका पाकर जहर ही उगलेगा, अमृत नहीं उगलेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो पत्रकार का लिबादा ओढ़ करके अपना सांप्रदायिक एजेंडा चला रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि वाह वाह वाह, लड़ रहे हैं सारे मुसलमान, आपस में लड़ रहे हैं, देखो देखो लड़ रहे हैं मुसलमान। अब मुसलमान लड़ रहे होते तो आज ये हालत ना होती। मुसलमान लड़ ही तो नहीं रहे हैं। मुसलमान मजबूर है हथियारों से, पैसों से, क़यादत से और उन पश्चिमी एजेंडाधारियों से लड़ रहा है, बहुत लड़ रहा है। देखिए कितने दिनों तक ये जंग चलती है। लेकिन तुर्की एक बहुत बड़े गद्दार के तौर पर देखने में सामने आया, जिसका रोल कहीं से भी ठीक समझ में नहीं आया। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, इस वॉर एनालिसिस के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ खबरें बुलेटिन टाइप की नहीं चलती, वो एनालिसिस तस्करा टाइप की ही चलती है। तो जो भी खबरों का एनालिसिस करना होता है, तज्जिया करना होता है, वो हम आपके सामने कर दिया करते हैं, एक बोलचाल वाली सामान्य भाषा में, बातचीत वाली भाषा में, लहजे में, ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आए। इसलिए मैंने अलकायदा और उसके जैसे तमाम आतंकी संगठनों के बारे में शुरुआती में आपको जानकारी दी। अलकायदा को ही खड़ा करने वाला कोई था तो अमेरिका था। अलकायदा के लोग जब अमेरिका जाया करते थे तो अमेरिकन डिप्लोमेट्स उनको जाकर के रिसीव भी क्या करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा था। तो अफगानिस्तान में लड़ने के लिए अमेरिका खुद नहीं गया, पश्चिमी देश खुद नहीं गए, बल्कि कई संगठन खड़ा करते हैं, उनको हथियार देते हैं, पैसा देते हैं और फिर उनको अफगानिस्तान में भेजते हैं कि जाओ लड़ो। तालिबान को भी हथियार जो देने वाले थे वो यही थे। लेकिन जब तालिबान ने लड़ करके अफगानिस्तान से यूएसएसआर को भगाया, उसके बाद 9/11 की घटना होती है कि भाई अलकायदा के आतंकियों ने 2 बड़े बड़े अमेरिका में टावर उड़ा दिए। हम बदला लेंगे, अमेरिकन बदला लेंगे। और अमेरिका का उस बदला को लेने के लिए जो हुकूमत अफगानिस्तान में कायम थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो आता है, अफगानिस्तान की हुकूमत को गिराता है, वहाँ पर 20 साल तक कब्जा करके लाखों के लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतारता है। कौन था मरने वाला? चाहे रशिया मारा हो, मुसलमान को मारा, चाहे अमेरिका मारा हो, अब तक मुसलमान को मारा, अलकायदा ने मारा हो या ISIS ने मारा हो,
ये तमाम वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको फंडिंग करने वाले पश्चिमी इलाका हर तरह से खड़े रहते हैं, और उनका एक ही मकसद होता है कि जो इलाका खुद से हासिल ना हो सके, सीधे तौर पर हासिल ना हो सके, उसे अपने आतंकियों के जरिए हड़प लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। बाद में शांति के नाम पे 2-4-5 लाख लोगों को अगर मार दिया जाए तो कोई बात नहीं, शांति का नोबेल पुरस्कार तो जो है अमेरिका ही ले जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।